लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? आखिर हमने इसको क्यों इतनी दूरी पर क्यों लगाया? 36,000 किलोमीटर की दूरी पर क्यों लगाया? PSLV इसरो की एक खासियत है। इसरो बहुत हैंडसम नाम नहीं रखता है, बड़े आसान से नाम रखता है, जिससे कि हर व्यक्ति बड़े आसानी से समझ पाए कि कौन सा उपग्रह किस प्रकार के कार्य करता है। ठोस ईंधन की एक खासियत होती है, ये इतनी जल्दी जलेगा और इतना ज़्यादा थ्रस्ट और बल लगाएगा कि रॉकेट को अपने वजन को और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण को बैलेंस करना आसान होगा। और आप जानते हैं, आज विश्व भर में भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी की तारीफें होती हैं। इसरो की एक प्रतिष्ठा स्थापित हुई है और इसरो जब भी बात करता है PSLV के बारे में तो बड़ी ही खूबसूरती से इसके बारे में कहता और बताता है, क्योंकि उसे प्राउड है इस बात का कि आज इसरो को जो भी इज्जत मिली है विश्व जगत में उसे देने वाला है PSLV। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दृष्टि IAS यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम लोग अपने प्रज्ञान सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने अपने स्ट्रैटेजिक वीडियो के तहत इस बात का वादा किया कि दृष्टि IAS आप सबके लिए लेकर आ रहा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के UPSC 2027 को ध्यान में रखते हुए उन सभी टॉपिक्स का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट और करंट अफेयर्स दोनों पर बात करेंगे। आज हम इसी क्रम की शुरुआत कर रहे हैं और जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, आज का हमारा पहला टॉपिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी कि स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित है। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आज के इस वीडियो में हम किन किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे और यहाँ से UPSC प्रश्न बनाने की बहुत अच्छी समझ रखता है और खूब प्रश्न बनाता भी है। जैसे कि पहला हमारे सामने है ऑर्बिटल मैकेनिज्म, जिसमें हम कक्षीय यात्राओं के बारे में बात करेंगे, जैसे कि LEO, MEO, GEO और आपका सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है। साथ में आपका जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस कक्षाओं में अंतर। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट विषय है जिस पर अक्सर प्रश्न एग्जामिनेशन में हमें देखने को मिलता है। अगला हमारे सामने आता है जिसमें हम बात करेंगे प्रक्षेपण यान भौतिकी के बारे में, यानी कि लॉन्च व्हीकल फिजिक्स के बारे में, जैसे कि PSLV, GSLV, मार्क 3 और SSLV, जो कि हमारा लेटेस्ट यानी कि नया एक लॉन्च व्हीकल है, प्रक्षेपण यान है। साथ ही साथ हम लोग ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और क्रायोजेनिक इंजन की तकनीकों के बारे में भी बेसिक चर्चाएं जरूर करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे सामने शब्द आता है निम्न पृथ्वी कक्षा। पहले तो ये जानने की जरूरत है कि पृथ्वी कक्षा का मतलब क्या है। ऑर्बिट यानी कि कक्षा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है पृथ्वी के बाहर उस वृत्तीय मार्ग के लिए जहां पर आप किसी सैटेलाइट या उपग्रह को स्थापित करेंगे। न्यूटन के नियम के अनुसार दुनिया में वो चीजें जो पृथ्वी के बाहर होंगी वो पृथ्वी के केंद्र का चक्कर काटेंगी। प्राकृतिक तौर पर यह नियम है ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के कारण, और यही वजह है कि अगर आपने पृथ्वी की सतह से बाहर किसी उपग्रह को किसी मार्ग पर छोड़ा तो वो पृथ्वी के बाहर एक वृत्तीय मार्ग पर चक्कर काटेगा। ये जो वृत्तीय मार्ग है इसी को हम ऑर्बिट या कक्षा कहते हैं। लेकिन मानव ने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से जब स्पेस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया तो हमने अलग अलग ऊंचाइयों को तय किया है कि किस ऊंचाई पर हम किस प्रकार का उपग्रह रखेंगे। और इन्हीं ऊंचाइयों में सबसे पहला नाम हमारे सामने आता है निम्न पृथ्वी कक्षा, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट एक ऐसा अर्थ ऑर्बिट है जिसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें कि ये लगभग कितना ऊंचा होगा, तो सबसे ज़्यादा इसकी अगर हम रेंज की बात करें तो ये रेंज स्टार्ट होती है 200 किलोमीटर से और ये जाती है 2000 किलोमीटर तक। यानी यदि आप पृथ्वी की सतह से प्रारंभ करें तो 200 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच की जो कक्षा है इसे हम कहते हैं निम्न पृथ्वी कक्षा। लेकिन ये पूरी का पूरा इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसे पूरा उपयोग नहीं किया जाता। हम इसको जो सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं वो 400 किलोमीटर से लेकर 800 किलोमीटर के बीच है। यानी कि अगर हम निम्न पृथ्वी कक्षा में उपग्रह स्थापित करते हैं तो सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली ऊंचाई 400 किलोमीटर से लेकर 800 किलोमीटर के बीच होती है। जैसे कि आप जानते हैं ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो भी आपका इसी 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी का चक्कर काटता है। अब अगर ऐसा है तो ये आपके सामने पृथ्वी कक्षा के बारे में निम्न कक्षा को दिखाया गया है। यानी यहाँ पर हम एक सैटेलाइट ऑर्बिट को देखते हैं जो पृथ्वी का चक्कर काटता हुआ नजर आएगा। अगर ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक है,
सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये पृथ्वी के नज़दीक है। उच्च कक्षीय वेग है, क्योंकि सीधी सी बात है, जो पृथ्वी के नज़दीक ज़्यादा होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी और वो ज़्यादा जल्दी चक्कर काटेगा। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर काट लेता है, यानी प्रतिदिन लगभग 16 बार वो पृथ्वी का चक्कर काटता है। इससे हमें उच्च कक्षीय वेग मिल जाता है, लेकिन इससे हमें उपयोगिता काफ़ी ज़्यादा मिलती है। सबसे पहला उपयोग मिलता है पृथ्वी का अवलोकन, और ये जो पृथ्वी का अवलोकन है इसे हम लोग ज़्यादातर इंग्लिश में कहते हैं रिमोट सेंसिंग, और इसी शब्द को ज़्यादातर उपयोग भी किया जाता है। आप जानते हैं रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है कि हम पृथ्वी के बाहर एक कैमरा लगाएंगे, यानी कि जैसे आप मेरे हाथ को इमेजिन करिए कि ये आपका पृथ्वी है और इस पृथ्वी के बाहर हमने एक कैमरा लगाया है जो पृथ्वी के बाहर घूम रहा होगा। जब ये पृथ्वी के बाहर कुछ इस प्रकार से घूम रहा होगा तो ये पृथ्वी की फोटोज खींचेगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर फिक्स नहीं है, ये भी तो घूम रही है। तो जब ये कैमरा एक बार जाएगा तो एक जगह की फोटो आएगी, फिर पृथ्वी और घूमेगी, ये दोबारा जाएगा, फिर पृथ्वी और घूमेगी, ये तीसरी बार जाएगा। डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, लगाया गया उपग्रह सबसे पहले पृथ्वी के इस क्षेत्र की फोटो खींचता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये पृथ्वी और घूमेगी और ये बगल में फोटो खींचेगा, फिर यहाँ खींचेगा, फिर यहाँ खींचेगा, फिर यहाँ खींचेगा, और इस प्रकार से कुछ देर के बाद संपूर्ण पृथ्वी की कक्षाओं का अवलोकन हो जाएगा, यानी पूरी पृथ्वी की फोटोज खींची जा सकती हैं। इससे आप इसका मानचित्र बना सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए सबसे अच्छी लो अर्थ ऑर्बिट होती है। दूसरी बात, नज़दीक से हम मौसम की बेहतर निगरानी कर सकते हैं। बादलों का घनत्व कैसा है, बादलों में नमी की स्थिति कैसी है, कितनी बारिश होने की संभावना है, इन सभी में भी ये बहुत ही अनुप्रयोगी होता है। वैज्ञानिक अनुसंधान के उद्देश्य से भी इसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि पृथ्वी पर कहाँ किस प्रकार के संसाधन विकसित करने हैं ये हम बाहर से देखकर ज़्यादा अच्छा समझ पाते हैं। तो पृथ्वी की फ़ोटो खींचने का एक और फ़ायदा है, कौन सी लोकेशन पे किस प्रकार के संसाधन विकसित करने हैं, इससे भी हमें फ़ायदा मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS, जैसा कि मैंने कहा कि 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर रखा गया है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर सैटेलाइट लगाते हैं तो सैटेलाइट पृथ्वी के बहुत नज़दीक होगा, तो सिग्नल के जाने और सिग्नल के आने में जो समय लगेगा वो बहुत कम है, और इसी को हम बोलते हैं कम विलंबता, यानी कि लो लेटेंसी संचार प्रणाली। जैसे कि किसी भी प्रकार, जैसे मान लीजिए कि हम पृथ्वी में चाहते हैं सैटेलाइट इंटरनेट को चलाना। अगर आपने सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में लगाया है, निम्न पृथ्वी कक्षा में लगाया है, तो पृथ्वी पर सिग्नल बड़े जल्दी और तेज होंगे, यानी कि लेटेंसी जो देरी होती है वो बहुत कम है, तो सिग्नल की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा और बहुत फास्ट होगी। ये इस पृथ्वी कक्षा के कुछ मूलभूत भाग हैं। अगर हम इसी पृथ्वी कक्षा की बात करें तो इसे हम लोग एक और नाम देते हैं, और इसे हम लोग कह देते हैं पोलर ऑर्बिट। इसे हम लोग कहते हैं पोलर ऑर्बिट, यानी कि ध्रुवीय कक्षा। तो इसको हम लोग ध्रुवीय कक्षा के नाम से भी बुलाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी कभी हम कोई भी उपग्रह लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करते हैं तो इसे पृथ्वी के ध्रुवों का चक्कर काटने के लिए छोड़ा जाता है। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर ये पृथ्वी है, ऊपर आप नॉर्थ पोल मान लीजिए, नीचे आप साउथ पोल मान लीजिए, तो हम उपग्रह को कुछ इस प्रकार स्थापित करेंगे ताकि वो इन्हीं दोनों ध्रुवों से होकर गुजरता रहे और पृथ्वी घूमती रहे, और ये स्टेप बाय स्टेप, पट्टी बाई पट्टी जो है पृथ्वी की फोटो खींचता रहे। यही वजह है कि लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किए जाने वाले उपग्रह पोलर ऑर्बिट कहलाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, ये उपग्रह नॉर्थ पोल और साउथ पोल के चारों ओर चक्कर काटेगा, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहेगी और पट्टी बाई पट्टी ये पृथ्वी की फोटो खींचता जाएगा। ठीक है, तो ये उपयोगिता है हमारे लो अर्थ ऑर्बिट की। ऐसे ही अगर हम अगली बात करें तो अगला हमारे सामने आता है मध्यम पृथ्वी कक्षा, जिसको हम मीडियम अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। मीडियम अर्थ ऑर्बिट की रेंज की बात करें तो ये आपका 2000 किलोमीटर से प्रारंभ होकर के 20,000 किलोमीटर तक जाता है। तो 2000 किलोमीटर से लेकर 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई को हम मध्यम पृथ्वी कक्षा कहते हैं। वैसे तो सामान्य तौर पर इस पृथ्वी कक्षा का कोई खास उपयोग नहीं किया जाता, लेकिन अमेरिका ने सबसे पहली बार इसका उपयोग किया था GPS बनाने के लिए, यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो उनकी नौवहन प्रणाली है, नेविगेशन सिस्टम है। तो GPS को बनाने के लिए सबसे पहली बार इसका उपयोग किया गया, और GPS के जो सैटेलाइट हैं
वो 12,000 से लेकर के 14,000 किलोमीटर के बीच में स्थापित किए गए हैं। इस रेंज में जो स्थापित किया गया है उसी को हम कहते हैं जीपीएस, यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आप देख पा रहे हैं मध्यम पृथ्वी कक्षा में, और जीपीएस के तहत कुल 30 सैटेलाइट हैं। कुल 30 सैटेलाइट डाले गए हैं, जिनमें से 24 सक्रिय रहते हैं, 24 एक्टिव हैं। 24 कम से कम चलने जरूरी है। 6-7 सैटेलाइट को बैकअप में रखा जाता है कि अगर कभी कोई सैटेलाइट खराब हो जाए तो भी प्रणाली पर कोई दिक्कत ना आए। संपूर्ण पृथ्वी को कवर किया जाता है। जैसे इसके उपयोग की बात करें तो लिखा गया है नौवहन प्रणाली का उपयोग करना। नौवहन प्रणाली में हमारे सामने जीपीएस का उपयोग करना। इसके बाद स्थिति निर्धारण एवं समय की सेवाएं, और ये दोनों भी क्या कहलाती हैं? नौवाहन कहलाती हैं। नौवाहन कहलाती हैं, यानी कि नेविगेशन। तो इस प्रकार की सुविधा के लिए हमने एमईओ को रखा है। इसके अलावा हम कभी भी किसी भी प्रकार का और उपग्रह इस रेंज पे स्थापित नहीं करते हैं। केवल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जीपीएस के लिए। अगले पर आते हैं। अगली हमारी पृथ्वी कक्षा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। अक्सर इस पर सवाल बनता है, और ये जो पृथ्वी कक्षा है इसको हम लोग कहते हैं भूस्थिर पृथ्वी कक्षा, या इसको भूस्थैतिक भी कहा जाता है। दोनों का मतलब एक ही है। आप इसको भूस्थैतिक भी कह सकते हैं, भूस्थैतिक पृथ्वी कक्षा भी कह सकते हैं। जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, जीईओ कहा जाता है। ये जो विशेषता है इसकी, ये क्या है, इस बात को हम देखेंगे, लेकिन पहले इसकी स्थिति को समझना है। अभी तक आपने क्या देखा? अभी तक आपने देखा कि अगर ये हमारी पृथ्वी है तो हम पृथ्वी में, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और उपग्रह को ध्रुवों के चारों ओर घुमाते हैं, है ना? ध्रुवों के चारों ओर घुमाते हैं। लेकिन इस बार हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। इस बार हम उपग्रह को विषुवत रेखा के सामने घुमा रहे हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये वाला पॉइंट आपका नॉर्थ पोल है, ये वाला पॉइंट आपका साउथ पोल है, और ये आपकी इक्वेटर है, यानी कि विषुवत रेखा है। इसी इक्वेटर के बिल्कुल सामने ये चक्कर काट रहा होगा हमारा उपग्रह। डायग्राम में आप देख पा रहे हैं। यानी आप ऐसा इमेजिन करिए कि जैसे मेरा फेस आप मान लीजिए कि अर्थ है, ये नोज के सामने आप मान लीजिए इक्वेटर है। तो अगर मेरा फेस अर्थ है, ये नोज इक्वेटर है, तो हम उपग्रह को इक्वेटर के सामने लॉन्च करेंगे। कहां पर लॉन्च करेंगे? इक्वेटर के सामने लॉन्च करेंगे। और अगर हम उपग्रह को बिल्कुल इक्वेटर के सामने लॉन्च करेंगे तो ये दूरी कितने किलोमीटर होगी? तो ये दूरी बहुत खास है, और इस दूरी का मान है 35,786 किलोमीटर। लेकिन ये तो एग्जैक्ट वैल्यू है। राउंड फिगर में हम इसको हमेशा कहते हैं 36,000 किलोमीटर। राउंड फिगर में हम इसको कहते हैं 36,000 किलोमीटर। एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो 35,786। ठीक है, तो किसके सामने है? विषुवत रेखा के बिल्कुल सामने रहेगा, और ये वहां पर एक चक्कर काटता हुआ उपग्रह आपको नजर आएगा। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? आखिर हमने इसको क्यों इतनी दूरी पर क्यों लगाया? 36,000 किलोमीटर की दूरी पर क्यों लगाया? ऐसा इसलिए लगाया हमने क्योंकि 36,000 किलोमीटर की दूरी पर यदि कोई उपग्रह स्थापित है तो वो पृथ्वी का एक चक्कर काटने में 24 घंटे लगाता है। कितने घंटे? 24 घंटे। और आपको पता है कि पृथ्वी भी अपनी धुरी पर घूमती है कितनी देर में? 24 घंटे में। अब आप ऐसे मान लो कि अगर ये हमारी पृथ्वी है और तुमने 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर कोई उपग्रह लगाया, तो इसके गति करने का मार्ग छोटा है, इसलिए इसको कम समय लगेगा एक चक्कर पूरा करने में। लेकिन अगर तुमने उपग्रह को ज्यादा ऊंचाई पर लगाया है तो इसके गति का मार्ग बड़ा है, इसको समय ज्यादा लगेगा। यानी जैसे जैसे तुम दूरी बढ़ाते जाओगे पृथ्वी की सतह से, एक चक्कर काटने में लगने वाला समय ज्यादा। 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन आपका कितना? 90 मिनट का समय लेता है। लेकिन अगर आप सोचिए 36,000 किलोमीटर पे पहुंच जाएं तो ये समय है 24 घंटे। ये समय है 24 घंटे, और इसीलिए ये सबसे ज्यादा उपयोगी है। ऐसा इसलिए कि जरा इमेजिन करिए कि अगर मेरा फेस अर्थ है और मेरी नोज इक्वेटर है, और आपने इस विषुवत रेखा इक्वेटर के सामने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है 36,000 किलोमीटर पे, तो मेरे हाथ की ये लंबाई जो दूरी है 36,000 किलोमीटर है, और अब ये दोनों घूम रहे हैं। अब ये दोनों घूम रहे हैं, और अगर ये दोनों घूमेंगे तो दोनों को घूमने में कितना टाइम लगेगा? 24 घंटे। तो देखिए, पृथ्वी भी अपना एक चक्कर काट के 24 घंटे में आ गई, और ये उपग्रह भी।
लेकिन पूरी गति के दौरान रहा तो ये मेरी नाक के सामने ही ना। इसका मतलब ये है कि पूरी गति के दौरान उपग्रह पृथ्वी के सामने एक बिंदु पर स्थिर नजर आएगा। गति पृथ्वी भी कर रही है, गति सैटेलाइट भी कर रहा है, लेकिन दोनों एक दूसरे के सामने फिक्स्ड हैं। इसका फायदा है कि यहां पर लगाए गए उपग्रह पृथ्वी के किसी एक स्थान पर हमेशा फिक्स्ड रहते हैं, फोकस रहते हैं। ठीक है। और दूरी इतनी ज्यादा है कि अगर दूरी इतनी ज्यादा है कि जब पृथ्वी को निगरानी करने की बात आती है या देखने की बात आती है तो एक उपग्रह पृथ्वी का 1/3 भाग देख लेता है। एक उपग्रह पृथ्वी का 1/3 भाग देख लेता है। ये कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। सोचो जरा, ये मेरे हाथ में एक टॉर्च है और ये दीवार है। तो अगर मैंने टॉर्च को दीवार के बिल्कुल पास में रखा है तो लाइट का कवरेज एरिया छोटा होगा, लेकिन अगर मैं ये टॉर्च धीरे धीरे पीछे बढ़ाऊं तो सामने की दीवार पर सर्किल बढ़ता जाएगा। उपग्रह जितना दूर होगा कवरेज एरिया उतना ज्यादा होगा। क्लियर है? यानी अगर मैं दीवार से थोड़ी दूरी पर खड़ा हूं ऐसे टॉर्च लेकर तो ये बहुत बड़े एरिया को कवर कर रहा होगा। वैसे ही 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगाया गया उपग्रह इसके 1/3 भाग को कवर करता है। तो पहली खासियत क्या है कि उपग्रह पृथ्वी के एक ही बिंदु पर स्थिर दिखाई देता है। दूसरा, भूमध्य रेखीय वृत्ताकार कक्षा यानी कि विषुवत रेखा भूमध्य रेखा के बिल्कुल सामने होता है और अत्यंत विशाल कवरेज क्षेत्र है। पृथ्वी का लगभग 1/3 भाग एक से आ जाता है। अब इससे हम लोग करेंगे क्या? तो एक बात बताओ, अगर हमें अपने घर में टीवी चलानी है तो हम लोग डीटीएच लगाते हैं और छत में एक छतरी लगाते हैं। अब अगर हमें छतरी को रखना है और सामने उपग्रह, तो हमने इंडिया के सामने एक उपग्रह प्लेस कर दिया है 36,000 किलोमीटर पे, जो हर समय इंडिया के सामने ही रहता है और भारत के सभी घरों में लगी हुई छतरी इसी को फोकस करती है। हर घर में प्रॉपर तरीके से टीवी को चलाया जा सकता है। पहले का जमाना आपको याद है, जब रेडियो वेव्स पर हम काम करते थे, एंटीना ऊपर लगाते थे, रेडियो तरंगों से टीवी चलता था, तब एक इंसान को छत पे ही बैठे रहना पड़ता था और वही बताता था कि आप देखिए कि नीचे कनेक्शन आया कि नहीं आया, घुमाते रहते थे कनेक्शन के लिए। अब ऐसा नहीं है। एक बार उपग्रह हमारे सामने फिक्स्ड है भारत के ऊपर, हमने अपनी छतरी को उसी दिशा में लगाया है जो कि साउथ डायरेक्शन की ओर होता है और वहां पर हमने लगा दिया, हमेशा के लिए फिक्स हो गया। तो हम टेलीविजन का प्रसारण, ऐसे ही अगर हमें 24 घंटे भारत के ऊपर मौसम की निगरानी करना है तो बेहतर है कि हम उपग्रह को इसी दूरी पर लगाएं। और ऐसे ही लंबी दूरी का संचार, यानी कि अगर हमें सैटेलाइट इंटरनेट चाहिए तो हम यहाँ भी लगा सकते हैं। एक उपग्रह लगाओगे पूरे भारत को कवर कर देगा, लेकिन दूरी ज़्यादा होने के कारण लिटेंसी, जो देरी है सिग्नल में, वो थोड़ी ज़्यादा रहेगी। सिग्नल थोड़े स्लो रहेंगे, बाकी सब बढ़िया रहेगा। ये इसकी उपयोगिता है। लेकिन अब हम इसी के साथ एक और चीज़ पढ़ेंगे जिस पर यूपीएससी ऑलरेडी प्रश्न बना चुकी है, एक नहीं कई बार बना चुकी है, और उस पर बात करेंगे। और वो है जियो स्टेशनरी की तुलना एक और से जिसका नाम है जियो सिंक्रोनस। जैसे इस जियो स्टेशनरी को हम GEO कहते हैं, इस वाले को हम लोग GSO कहते हैं, यानी कि जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस। अब ये दोनों क्या हैं? ऐसा क्या है कि इन दोनों में हमें समझने की ज़रूरत है। समझने की ज़रूरत हमें कुछ इस प्रकार से है कि अगर हम तुलना करके देखें दोनों की, तो तुलना से समझ में आता है कि ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा विषुवत रेखा है, यानी कि ये मान लेते हैं कि ये हमारी मध्यस्थ रेखा है, और इस रेखा के सामने 36,000 किलोमीटर पर एक उपग्रह है जो गति कर रहा है। तो मुझे इस डायग्राम को देखकर ये बताओ, क्या आप ये समझ पा रहे हो कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के सामने की ओर अगर ये उपग्रह है तो इन दोनों के मार्ग में जो एंगल है, यानी कि कोण है, वो कोण कितना है? तो हम कहेंगे कोण 0 डिग्री का है। कोण कितने डिग्री का है? 0। सैटेलाइट का जो मार्ग है और भूमध्य रेखा के सामने का जो मार्ग है वो बिल्कुल भूमध्य रेखा के सामने है, यानी उपग्रह बिल्कुल सामने 0 डिग्री पे है। लेकिन यहां आपको दिख रहा है कि इस बार आपकी भूमध्य रेखा तो कुछ यहां बीच में होगी, लेकिन मार्ग थोड़ा ऊपर और नीचे है। अब जरा सोचिए, अभी तक मैंने अपने उपग्रह को सामने लॉन्च किया था भूमध्य रेखा के, तो ये कुछ ऐसे गति कर रहा था, है ना, सीधी रेखा पे गति कर रहा था सामने। लेकिन दूरी यही रखूं मैं, लेकिन उपग्रह को थोड़ा ऊपर लगा दूं, यानी 0 डिग्री पे न लगा के 5 डिग्री ऊपर लगा दूं, और 5 डिग्री अगर ऊपर लगाया
तो ये गति करते हुए 5 डिग्री नीचे आएगा और फिर गति करते हुए 5 डिग्री ऊपर जाएगा। क्योंकि चक्कर तो इसे पृथ्वी के केंद्र का ही काटना है, तो ये 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि यहां पर कोण का मान कितना होता है, तो ये 0 नहीं होता बल्कि नियर 0 होता है। नियर 0 से मेरा मतलब है कि 5 डिग्री 10 डिग्री हो सकता है। आखिर इसको क्यों बनाया गया, तो आप समझ पा रहे हैं, मौसम उपग्रह, संचार उपग्रह को लगाने का सबसे अच्छा स्थान ये वाला है। और अगर हमने यहाँ पर इनको लगाया है तो केवल हम क्यों लगाएंगे, दुनिया के हर देश के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी तो यही होगा। हर देश टीवी चलाने के लिए, मौसम के लिए, या नौवहन प्रणाली के लिए, या फिर अपने इंटरनेट के लिए इसी की उपयोगिता रखता है। लेकिन एक बात बताओ, ये जो मार्ग है ये तो 0 डिग्री पर, पृथ्वी के सामने 0 डिग्री पर एक पट्टी ही तो है, एक सीधा सीधा लाइन ही तो है जिस पर उपग्रह लगाने हैं लाइन से। और ये पूरा लाइन एक सर्किल में 360 डिग्री का होगा। और अगर ये 360 डिग्री का है तो यहां पर उपग्रह लगाने की संख्या भी तो सीमित है। कैसे? यहां पर अगर आपने उपग्रह लगाए हैं तो ये उपग्रह कुछ इस प्रकार लगे हैं, बहुत पास पास, ये बहुत पास पास उपग्रह लगे हुए हैं, इस तरीके से उपग्रह लगे हैं। और अगर ये उपग्रह इस तरीके से लाइन से चक्कर काट रहे होंगे तो जरा सोचिए इनके टकराने की संभावना कितनी ज्यादा होगी। जरा सी गलती और उपग्रह एक दूसरे से टकरा जाएंगे। ये कुछ इस प्रकार से गति करते हैं, इस प्रकार से ये भरे हुए हैं। इसीलिए एक यूनियन है अंतर्राष्ट्रीय जिसको कहते हैं ITU, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन, ITU। और ITU ने शर्त रखी है कि इन दोनों यानी कि किसी भी दो उपग्रह के बीच में कम से कम 1 डिग्री का गैप होना चाहिए, 1 डिग्री का गैप होना ही चाहिए। और अब मुझे बताओ, अंतर्राष्ट्रीय टेलीकॉम यूनियन की मदद से अगर एक उपग्रह और दूसरे उपग्रह के बीच में 1 डिग्री का गैप करना है तो पूरा मार्ग तो 360 डिग्री का है, तो आप अधिकतम 360 उपग्रह तो ही इस पर लगा पाएंगे। अकेले भारत ने 30 से अधिक उपग्रह यहाँ पर लगाए हुए हैं, केवल इंडिया के 30 से ज़्यादा हैं, तो सोचिए अन्य देशों के भी होंगे। और यही वजह है कि ये मार्ग पूरी तरीके से सैटेलाइट से भरा हुआ है, अब इस पर जगह नहीं है। तो वैज्ञानिकों ने एक और ऑप्शन तलाशा है कि अगर ये भर गया है तो ऐसा ही उपयोग कहाँ। तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही 24 घंटे घूमने का समय मिलता है। यानी उपग्रह पृथ्वी का कक्षा अगर एक चक्कर लगाए 24 घंटे में तो दूरी 36,000, लेकिन एंगल 0 पर नहीं, तो एंगल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दो। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दिया तो हर घर में लगा हुआ एंटीना तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के लिए अगर हमें कोई एंटीना लगाना है तो हम उपग्रह यहाँ पर लगा देंगे और थोड़ा थोड़ा एंटीना को ऊपर नीचे घुमाते रहेंगे, 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे, 24 घंटे में एक बार। ठीक है, इसीलिए ये इसका एक ऑप्शन तलाशा गया है। तो दोनों में अंतर क्या है? अंतर है कि भूमध्य रेखा के सामने 0 डिग्री पर अगर उपग्रह रखेंगे तो ये भूस्थैतिक कक्षा होगी, और अगर इसे 0 डिग्री ना रखकर 5 डिग्री या 10 डिग्री ऊपर नीचे रखेंगे तो ये आपकी भूस्थैतिक कक्षा नहीं बल्कि भूतुल्यकालिक कक्षा होगी। यहां पर ये सिंक्रोनस शब्द का मतलब होता है तुल्यकालिक, इसको हम कहते हैं तुल्यकालिक कक्षा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अब इनको समझ पाएंगे हम। लिखा हुआ है उपग्रह पृथ्वी पर एक निश्चित बिंदु के सामने स्थापित रहता है, वृत्ताकार और भूमध्य रेखीय कक्षा आवश्यक होती है। कक्षीय अवधि पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर होती है, यानी कि 24 घंटे ही होती है। लेकिन यहाँ पर उपग्रह आकाश में स्थिर दिखाई नहीं देता क्योंकि ऊपर नीचे गति करता है, कक्षा वृत्तीय या झुकी हुई हो सकती है। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है। और इसीलिए यूपीएससी ने इस पर एक शानदार सा सवाल बनाया था, और यूपीएससी ने सवाल बनाया कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट का एक प्रकार है। तो जियो सिंक्रोनस का मतलब है एक ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के तुल्यकालिक हो, 24 घंटे में चक्कर काटने के बराबर हो। तो ये वाला भी है और ये वाला भी तो यही है, बस अंतर है इसमें एंगल 0 नहीं है और इसमें एंगल 0 है। इसलिए हम कहते हैं कि जियो स्टेशनरी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट का एक प्रकार है जहां पर भूमध्य रेखा से स्थिति 0 डिग्री के कोण पर होनी चाहिए।
तो यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को बनाया और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल था। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने इसको गलत टिक किया क्योंकि वो इसके कॉन्सेप्ट को रिलेट नहीं कर पाए। कई बार बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत अहम भूमिका निभाता है एग्जाम के क्वेश्चन को समझने में और सही उत्तर क्लिक करने में। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों बात कंप्लीट हो जाती हैं। तो ये वाला बात क्लियर। अगले पर आते हैं। अगला है हमारे सामने जिसको हम कहते हैं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। ये एक नया ऑर्बिट है। आजकल इसका उपयोग बहुत ज़्यादा तो नहीं होता है क्योंकि हमारे पास दूसरे ऑप्शंस आ गए हैं, लेकिन फिर भी ये क्या कहता है? ये ऐसा कहता है कि मान लीजिए कि ये सूर्य है और पृथ्वी इसका चक्कर काट रही है, तो पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा की स्थिति है वो सूर्य के सामने है ताकि इसका आधा भाग प्रकाशमान और आधा भाग डार्क में रहे। लेकिन जैसे जैसे ये उपग्रह यानी पृथ्वी जैसे जैसे सूर्य का चक्कर काटती है तो इसकी ये स्थिति बदलती भी तो है, ये स्थिति बदलती भी तो है। यानी वो लाइन जिसने दिन और रात में इसको विभाजित किया, जैसे अभी ये दिन और रात है, अब ये दिन और रात है, अब ये दिन और रात है, और अब ये दिन और रात है। आप देख रहे हैं दिन और रात की लाइन जिसे हम कहते हैं प्रकाशिक लाइन, ये लगातार अपने कोण को बदलती है। तो सूर्य के सामने आधा भाग दिन और आधा भाग रात का। वैज्ञानिकों ने कहा कि जब हम कैमरे को लगाते हैं पृथ्वी के बाहर पोलर रीजन में, ध्रुवीय कक्षा में, तो ये एक बार दिन के क्षेत्र में जाता है और एक बार रात के क्षेत्र में। दिन के क्षेत्र में फोटो साफ आती हैं, रात में साफ नहीं आती हैं। तो क्यों ना उपग्रह को ऐसे लगाया जाए जो हमेशा पृथ्वी के प्रकाशमान भाग को देखे। तो जरा सोचिए, अगर ये पृथ्वी है और सामने इसके सूरज है तो इस तरफ का भाग प्रकाशमान है और इधर अंधेरा है, तो यहाँ पर एक लाइन होगी जो इसे दो भागों में बांटेगी, दिन और रात में। इसे हम कहते हैं लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन, प्रकाशमान लाइन। और यही वो लाइन है जो दिन और रात में इसको तोड़ रही है। तो क्यों ना, अभी तक उपग्रह इस प्रकार घुमा रहे हो कि दिन और रात दोनों में जाता है, क्यों ना उपग्रह को ध्रुवों पर घुमाओ, लेकिन इस तरह से घुमाओ। और अगर इस तरह से घुमाओगे तो ये केवल दिन वाले भाग को देखेगा। तो गौर से देखो, दिन और रात में जा रहा है। अब हम घुमा रहे हैं इसको इसी लाइन के ऊपर जो दिन और रात को बांटती है, तो लगातार दिन के एरिया को फोकस कर पाएगा और ऐसे में 24 घंटे हमें साफ तस्वीरें मिलेंगी। बस एक ही समस्या है कि इस उपग्रह को अपने गति करने का कोण थोड़ा थोड़ा करके बदलना पड़ेगा। कितना बदलना पड़ेगा? तो आपको पता है एक चक्कर काटने में लगेंगे 365 दिन, 365 दिन लगेंगे। और ये जो एंगल होता है ये 360 डिग्री होता है, ये 360 डिग्री होता है। तो लगभग में मान सकते हैं ना, लगभग में 1 डिग्री पर डे, 1 डिग्री पर डे मान सकते हो। तो केवल इसको अपनी गति को 1 डिग्री पर डे मोड़ना पड़ेगा। और इसीलिए इस प्रकार के उपग्रह 24 घंटे फोटो खींचने में कामयाब रहते हैं। लेकिन इन उपग्रहों में खुद की मोटर, खुद का ईंधन होना चाहिए जो प्रतिदिन खुद के कोण को 1 डिग्री बदलते रहते हैं। और इसीलिए इसको हम कहते हैं, चूंकि ये सूर्य के प्रकाशमान भाग के तुल्यकालिक है, तो इस कक्षा का नाम है सूर्य तुल्यकालिक कक्षा। ठीक है, SSO। विशेषताएं क्या हैं? उपग्रह प्रतिदिन एक ही स्थानीय सौर समय पर किसी स्थान के ऊपर से गुजरता है, यानी प्रतिदिन दिन वाले भाग से गुजरता है। प्रकाश की स्थिति सभी में समान रहती है। कक्षा तल सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा के साथ धीरे धीरे घूमता रहता है 1 डिग्री पर डे। क्या करेंगे? रिमोट सेंसिंग करेंगे, फोटोज खींचेंगे, पर्यावरण की निगरानी करेंगे और मानचित्र और 2 ही कार्य करेंगे। तो ये सारे काम तो हमारे रिमोट सेंसिंग में पोलर पर होते ही हैं, लेकिन 24 घंटे करने के लिए एक ऑप्शन है। आज के समय में इसकी कोई महत्व नहीं है। उसके पीछे कारण है कि अब हमारे पास इस प्रकार के कैमरे हैं जो दिन में भी साफ तस्वीरें खींचते हैं और रात में भी। पहले के कैमरे सूर्य के प्रकाश पर निर्भर थे, अब जरूरत नहीं है। इन्हीं को हम कहते हैं एक्टिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, दिन और रात दोनों में साफ देखने वाले। ठीक है, तो अब हमारा काम चल जाता है पोलर ऑर्बिट से ही। अगले पर आते हैं। अगला हमारे सामने सन सिंक्रोनस, उसी का इमेज मैंने आपको दिखाया कि ये सूर्य तुल्यकालिक। तो इस तरफ देखिए सूर्य है, इस तरफ का भाग है जिनमें दिन है और इधर के भाग में रात है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, लेकिन इस बार तुम देखो उपग्रह इसी दिन और रात की लाइन पर घूम रहा है। यानी ये उपग्रह जो घूम रहा है ना, वो इसी दिन और रात की लाइन के ऊपर घूम रहा है
ताकि वो पृथ्वी के प्रकाशमान भाग की तस्वीरें 24 घंटे खींच सके। तो ये आप इसके रोटेशन से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम आते हैं अपने लॉन्च व्हीकल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर, यानी कि प्रक्षेपण यान की भौतिकी, जिसमें हम PSLV, GSLV Mark 3 और SSLV पर बात करेंगे। सबसे पहले हमारा आता है PSLV। इसरो की एक खासियत है, इसरो बहुत हैंडसम नाम नहीं रखता है, बड़े आसान से नाम रखता है, जिससे कि हर व्यक्ति बड़े आसानी से समझ पाए कि कौन सा उपग्रह किस प्रकार के कार्य करता है। जैसे कि पहला, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एक ऐसा लॉन्च व्हीकल, एक ऐसा प्रक्षेपण यान जो कि पोलर सैटेलाइट को भेजेगा, और आप जानते हैं पोलर सैटेलाइट ध्रुवीय कक्षा का है, तो PSLV है। यानी कि ये बनाया गया है LEO में उपग्रह स्थापित करने के लिए। तो ये मुख्यतः ध्रुवीय तथा सूर्य समकालिक कक्षाओं के उपग्रह स्थापित करता है। इसकी खासियत, कुल 4 चरण का ये रॉकेट है। 4 चरण के रॉकेट में जो पहला, यानी नीचे से शुरुआत होती है, तो पहला जो है इसमें ठोस ईंधन है, दूसरे में द्रव ईंधन है, तीसरे में फिर से ठोस ईंधन है, और चौथे में फिर से द्रव ईंधन है। तो ये 4 प्रकार के भाग इस पर नजर आते हैं। तो प्रथम चरण में ठोस ईंधन। ठोस ईंधन की एक खासियत होती है, ये इतनी जल्दी जलेगा और इतना ज्यादा थ्रस्ट और बल लगाएगा कि रॉकेट को अपने वजन को और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण को बैलेंस करना आसान होगा। यानी रॉकेट को पृथ्वी से उड़ाने के लिए वायुमंडल के दबाव, गुरुत्वाकर्षण और अपने भार से लड़ना पड़ता है, और इन सभी से सहायता प्रदान करता है प्रक्षेपण में ठोस ईंधन, जो अत्यधिक प्रणोदक बल देता है। ये इसकी खासियत है। एक बार ये आगे निकल जाए तो फिर हम द्रव ईंधन को उपयोग करते हैं, और द्रव ईंधन हमें बेहतर नियंत्रण देता है। अब मुझे एक बात बताओ, पुराने ज़माने में महिलाएं घर में खाना बनाती थीं चूल्हे पर, और चूल्हे में लकड़ी या कोयला जलाया जाता था। आप ही बताओ, लकड़ी या कोयला जलाते समय क्या उसकी हीट को नियंत्रित करना इतना आसान होगा? कभी नहीं होगा। लेकिन आज के समय में तुम्हारे पास क्या है? स्टोव आया। उसके बाद पहले तो कोयले से और लकड़ी से खाना बनता था, नियंत्रण नहीं था, ऊष्मा का नियंत्रण नहीं है। लेकिन फिर स्टोव आया जिसमें द्रव ईंधन आप रेगुलेट कर पाते थे, और आजकल तो गैस ईंधन है सबसे ज़्यादा नियंत्रण। यानी दिमाग में ये बात साफ रखिएगा कि किसी भी तरह के ईंधन को ले लो, गाड़ियों में पेट्रोल डालते हो आप, डीजल डालते हो आप, कितना अच्छा नियंत्रण रखते हो। जितना एक्सेलरेटर दबाओगे उतना ही गाड़ी तेज चलेगी, कंप्लीट नियंत्रण है आपका। यानी ठोस ईंधन पर नियंत्रण संभव नहीं है, लेकिन द्रव ईंधन बेहतर नियंत्रण देता है, और गैस तो सबसे अच्छा नियंत्रण देती है। इसी प्रकार से पहले ने आपको रॉकेट उड़ाने में मदद करी, दूसरे ने आपको बेहतर नियंत्रण और दिशा का निर्देशन दिया। मान लीजिए रॉकेट हमने उड़ाया, वो इस रास्ते में गया, इस रास्ते पर उसे जाना था, लेकिन हो सकता है वो थोड़ा इधर या थोड़ा इधर चला जाए, और यही वजह है कि उसे दोबारा से सही मार्ग पर लाने में द्रव ईंधन मदद करता है। इसके बाद निर्वात में, यानी जब अंतरिक्ष में पहुंच जाता है हमारा रॉकेट, तो इसे और तेजी से गति करानी पड़ती है, तो फिर से ठोस ईंधन को जलाएंगे, तो निर्वात में प्रभावी, और फिर से उस पर नियंत्रण आखिरी बिंदु पर प्राप्त करने के लिए द्रव ईंधन, ताकि हमारा सैटेलाइट सटीक कक्षा में स्थापित किया जा सके। क्लियर है? तो प्रमुख सिद्धांत क्या है कि ठोस और द्रव चरण का संयोजन ऊर्जा और दक्षता को बढ़ाने में मदद करता है। ये PSLV की खासियत है। और आप जानते हैं, आज विश्व भर में भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी की तारीफें होती हैं। इसरो की एक प्रतिष्ठा स्थापित हुई है, और इसरो जब भी बात करता है PSLV के बारे में, तो बड़ी ही खूबसूरती से इसके बारे में कहता और बताता है, क्योंकि उसे प्राउड है इस बात का कि आज इसरो को जो भी इज्जत मिली है विश्व जगत में, उसे देने वाला है PSLV। PSLV भारतीय क्षमता का एक ऐसा उदाहरण है जो स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर बना, लेकिन इसने विश्व स्तरीय सफलता के आयाम प्राप्त किए हैं। इस तरह के आयाम प्राप्त किए हैं कि अन्य देश भी भारत आते हैं और ये कहते हैं कि आप हमसे पैसे लीजिए और हमारे सैटेलाइट को आप अपने PSLV से छोड़ाइए, क्योंकि आपके PSLV की सफलता दर बहुत ज़्यादा है। आज तक की अगर हम बात करें तो अभी तक टोटल 65 उड़ान भर चुका है ये, जिनमें से 60 उड़ान सफल रही हैं। यानी कि केवल 5 उड़ान ऐसी हैं जो असफल रही हैं, लेकिन 65 में से 60 सफल उड़ानें, ये एक बहुत अच्छा स्कोर है सफलता की दर का। तो विश्व जगत इस पर इतना भरोसा करता है
कि अपने सैटेलाइट भी भारत से कहता है कि आप छोड़ाओ, हमारे लिए भी अच्छा है, हमारे यहाँ सर्विसेज थोड़ी सस्ती हैं, हमें अधिक पैसा मिलता है और जो बचता है पैसा, वो पैसा हमारी स्पेस प्रौद्योगिकी को बढ़ाने में हमारी मदद भी करता है, बजट प्रोवाइड करता है। तो ये PSLV की खासियत है और इसीलिए इसरो ने इसे एक नाम दिया है और इसे कहा जाता है वर्क हॉर्स। क्या कहते हैं इसको? वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। तो इसरो ने इसको वर्क हॉर्स का नाम दिया है। बड़ी ही खूबसूरती से इसके बारे में हमेशा वो लिखते हैं। अगले पर आते हैं। अगला हमारा है GSLV Mark 3। आप इसको GSLV Mark 3 कहिए या LVM 3 कहिए, दोनों का मतलब एक ही है। LVM 3 इसलिए कहा गया क्योंकि इसका डिज़ाइन थोड़ा बदल दिया गया है। ये आपका 3 स्टेज का रॉकेट है, लेकिन इसकी पहली स्टेज किनारे है। ये जो किनारे लगे हुए हैं, बूस्टर लगे हुए हैं, ये पहली स्टेज है, ये दूसरी स्टेज है और ये आपकी तीसरी स्टेज है। 3 स्टेज का रॉकेट है। वापस वही बहाना, अगर हम कहानी को देखें तो पहले में आपका ठोस ईंधन होता है जिसमें है स्ट्रिप ऑन बूस्टर। बूस्टर का मतलब होता है जो इसे ज़्यादा थ्रस्ट दें, तो किनारे लगे हुए हैं, गुरुत्वाकर्षण को पार करने में अत्यधिक प्रणोदक देते हैं। दूसरा आपका द्रव चरण है जो मध्य उड़ान में त्वरण बनाए रखता है और नियंत्रण देता है। और अब हम यहाँ पर उपयोग करते हैं क्रायोजेनिक तकनीक का, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्रायोजेनिक वो तकनीक है जिसमें हम गैस ईंधन का उपयोग करते हैं बेहतर से बेहतर नियंत्रण। और भारत ने अपनी स्वदेशी टेक्नोलॉजी में क्रायोजेनिक इंजन 2014 में प्राप्त कर लिया। विश्व जगत ने तो संपूर्ण प्रयास किया, अमेरिका ने संपूर्ण प्रयास किया कि भारत को क्रायोजेनिक तकनीक ना मिले, लेकिन हजारों प्रकार के बैन के बावजूद, दबाव के बावजूद भी भारत के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों ने इसको विकसित करने में सफलता प्राप्त की और अंततः 2014 में भारत खुद का क्रायोजेनिक इंजन बनाने में सफल रहा। इसमें हम द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो ये आपका बाहुबली रॉकेट है। हमारे इसरो के द्वारा इसे क्या नाम दिया गया है? बाहुबली रॉकेट कहा गया है। अगर हम इसकी क्षमता की बात करें तो आज के समय में इसकी जो क्षमता है वो है 4.5 टन, 4.5 टन लेकर जा सकता है। कहाँ तक? GTO। यानी अगर हमें 36,000 किलोमीटर स्थापित करना हो उपग्रह को, तो 36,000 किलोमीटर पे अगर हमें स्थापित करना है तो ये जिस उपग्रह को लेकर जाता है वो 4.5 टन तक लेकर जा सकता है। तो हम इसे बाहुबली रॉकेट कहते हैं। अगले पर आते हैं हम लोग। ये हमारा नवीनतम रॉकेट है। हमने इसे 2022 में तैयार किया, लेकिन एक ऐसा उपग्रह जिसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, एक ऐसा रॉकेट जिसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, तो उसके पीछे एक कारण है। अभी मैंने आपसे कहा PSLV की सफलता के बाद GSLV का निर्माण होना, अन्य देशों का भारत पर इस बात का भरोसा होना कि हमारी तकनीक ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा सफलता की दर है। इस पर भरोसा करते हुए अन्य देश भारत आने लगे, रिक्वेस्ट करने लगे कि आप हमारा सैटेलाइट भेज कर आइए। और इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत ने अपनी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास के लिए अपने दरवाजे इंटरनेशनल मार्केट के लिए ओपन कर दिए फॉर कॉमर्शियल लॉन्च व्हीकल। यानी कि हम कॉमर्शियली यानी किराए पर ले करके अपनी उड़ान देंगे और सैटेलाइट को छोड़ कर आएंगे। इस बात के लिए इंडिया में एक कंपनी भी खोली गई जिसका नाम है NSIL। न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड। और इसका काम है बाहर के देशों से कॉन्ट्रैक्ट्स लेना उनके प्रक्षेपण को भेजने के लिए। लेकिन जब हमने इस बात को शुरू किया और अपने दरवाजे ओपन किए कि ठीक है अन्य देश आएं और अपने उपग्रह हमें दें, तो हर बार कई देशों के उपग्रह भारी और बड़े नहीं होते, छोटे भी होते हैं। लेकिन हमारे पास तो PSLV और GSLV नाम के बाहुबली और बड़े रॉकेट हैं। तो बड़ा उपग्रह भेजना है तो भी बड़ी गाड़ी का इस्तेमाल करना, और छोटे उपग्रह भेजना है तो भी बड़ी गाड़ी। ये तो वही बात हो गई कि पूरा परिवार कहीं घूमने जा रहा है तो भी हाई क्रॉस लेकर जा रहे हो आप, इनोवा हाई क्रॉस, बड़ी गाड़ी। और अगर एक व्यक्ति को कहीं जाना है तो भी बड़ी गाड़ी। ऐसे में तो नुकसान ज़्यादा होगा। क्यों ना ऐसा किया जाए कि जब हमने एक ट्रैवल एजेंसी ही खोल दी है, प्रक्षेपण के रास्ते खोल ही दिए हैं, तो क्यों ना हमारे पास हर तरह की छोटी बड़ी गाड़ियां होनी चाहिए उपयोगिता के अनुसार, ताकि कम खर्च में हम प्रक्षेपण कर सकें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने SSLV का निर्माण किया। ये एक छोटा रॉकेट है,
तो ये आपका छोटे उपग्रह को शीघ्र कम लागत में भेजता है और ये भेजता है उपग्रहों को LEO में, निम्न पृथ्वी कक्षा में। इसमें 2 भाग हैं, 3 ठोस चरण हैं और 1 द्रव का अंतिम चरण है। 4 चरण का रॉकेट है, पहले 3 ठोस हैं और 1 आपका द्रव है। ठोस आपको त्वरण प्रदान करता है और अंतिम में आपको सटीकता सुनिश्चित करता है। छोटे उपग्रहों को भेजने के लिए सबसे अच्छा है। बट इसकी एक खास बात है, इस रॉकेट को तैयार होने में, यानी कि अगर प्रक्षेपण करने के लिए इसे तैयार करना है तो केवल 72 आवर चाहिए, केवल 72 घंटे। यानी आज इसरो 72 घंटे में अपनी तैयारी को पूर्ण करके एक प्रक्षेपण कर सकता है। और अगर ऐसा है तो इसका यह मतलब है कि भारत के इसरो ने आज 1 सप्ताह में 1 उड़ान, यानी कि भारत आज हर हफ्ते, हर सप्ताह 1 प्रक्षेपण करने की क्षमता को विकसित कर चुका है। क्योंकि 72 घंटे में रेडी, तो हर हफ्ते हम 1 सैटेलाइट भेज सकते हैं और ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। हमें किसके द्वारा मिली? SSLV के द्वारा मिली। ठीक है सॉरी। तो ये आपके 3 चरण का प्रक्षेपण यान है, छोटे उपग्रहों को भेजता है, कम लागत में भेजता है और भारत का स्वदेशी प्रक्षेपण यान है। तो ये इसकी बहुत अच्छी खासियत है। चलिए अब हम लोग ईंधन टेक्नोलॉजी पर बात कर लेते हैं, यानी रॉकेट के ईंधन के प्रकार। अगर हम ठोस ईंधन की बात करें तो इसमें ईंधन और ऑक्सीकारक का मिश्रण होता है। ऑक्सीकारक जो जलाने में उपयोगी होगा, ऑक्सीकरण में उपयोगी होगा। एक बार प्रज्वलित होने पर बंद नहीं किया जा सकता क्योंकि आप इसको नियंत्रित नहीं कर सकते, ये ठोस ईंधन है। सरल डिजाइन होती है, उच्च विश्वसनीयता है, लंबी भंडारण की अवधि होती है, नियंत्रण संभव नहीं होता है, द्रव ईंधन की तुलना में कम दक्षता होती है, लेकिन ग्रेविटी से बाहर जाने में मदद करता है। क्या क्या उपयोग करते हैं? अमोनियम परक्लोरेट, एल्यूमिनियम पाउडर और HTPB पॉलीमर बाइंडर, इनका उपयोग किया जाता है सामान्य तौर पर। ये जो आपका HTPB है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्साइल टर्मिनल पॉलीब्यूटाडीन। तो ये सब मिश्रित करके हम भेजते हैं। PSLV का प्रथम चरण इसी से बना है और GSLV Mark III के स्ट्रिप ऑन बूस्टर जो प्रथम चरण में आते हैं वो भी इसी से बने हैं। ऐसे ही अगर हम द्रव ईंधन की बात करें तो द्रव एवं ईंधन में ऑक्सीकारक अलग अलग टैंकों में होते हैं। यानी ठोस ईंधन में तो हम ऑक्सीकारक को मिला देते हैं, लेकिन यहां पर हम द्रव ईंधन अलग रखेंगे और ऑक्सीकारक अलग। जब जलाना होगा तब दोनों को मिलाएंगे और बर्निंग करेंगे। यहां पर थ्रॉटल नियंत्रण संभव होता है, यानी कि आप कम और ज्यादा कर सकते हैं, जैसे कि हम गाड़ियों में पेट्रोल की मात्रा को बढ़ा और घटा करके नियंत्रण करते हैं। पुनः चालू किया जा सकता है, ये सबसे बड़ी खास बात है। लिक्विड इंजन को बंद करके दोबारा चालू किया जा सकता है जब चाहे तब। अधिक दक्षता होती है, डिजाइन इसका जटिल है और रिसाव का खतरा भी होता है। और अगर मैं आपसे कहूं कि PSLV के 5 असफल उड़ानों में से 3 ऐसी उड़ान है जिनमें यही एक समस्या आई है, यानी तेल का रिसाव हो जाना, और इसी वजह से 3 उड़ान असफल रही हैं। बाकी सब सफल हैं। उसके पीछे कारण यही था। तो ये एक जटिलता भी है, यानी कि कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ थोड़ी सी बुराइयां भी हैं, लेकिन आज की तकनीक इसको नियंत्रित करने में सक्षम है। इसमें हम किसका उपयोग करते हैं? तो नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड का उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में, और UDMH हाइड्राजीन। आप इसको UDMH कहिए या हाइड्राजीन कहिए, एक ही बात है। ये अनसिमेट्रिकल डाईमेथाइल हाइड्राजीन है, सामान्य तौर पर हाइड्राजीन नाम से बुलाया जाता है। ये PSLV का द्वितीय चरण है और ये GSLV का भी द्वितीय चरण है। GSLV Mark III का भी सेकेंड स्टेज है, होगा। आते हैं अपने आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट तकनीक पर, जिसके कहते हैं क्रायोजेनिक। दुनिया में केवल 6 देश ऐसे हैं जिनके पास क्रायोजेनिक तकनीक है, भारत उनमें से एक है। क्रायोजेनिक तकनीक के अंतर्गत हम अत्यंत निम्न तापमान पर द्रवीकृत गैसों का उपयोग करते हैं। सामान्य संयोजन जो है वो द्रव हाइड्रोजन, इसमें द्रव हाइड्रोजन यानी कि लिक्विड हाइड्रोजन का उपयोग होता है और लिक्विड ऑक्सीजन का उपयोग होता है, लेकिन दोनों ही अत्यंत न्यून तापमान पर रखे जाते हैं। क्योंकि आप इस बात को याद रखिएगा कि अगर कहीं पर क्रायो शब्द लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है न्यूनतम तापमान।
तो इसको हम कहते हैं न्यूनतम तापमान। लेकिन दक्षता इसकी सर्वाधिक है, यानी ये दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट है। विश्व हम पर, अमेरिका हम पर इसीलिए प्रतिबंध लगा रहा था क्योंकि हमने पोखरण एक्सपेरिमेंट कर लिया था, यानी परमाणु पर, हथियार पर काम करना शुरू कर दिया था। परमाणु बम के विकास के जैसे ही हमने पोखरण 1 और पोखरण 2 किया, अमेरिका इस बात को जानता था कि अगर भारत क्रायोजेनिक तकनीक बना लेता है या कोई उसे इसे बनाने में मदद करेगा, तो भारत इसी तकनीक का उपयोग मिसाइल बनाने में भी करेगा और अत्यंत मजबूत और पावरफुल मिसाइल बनाएगा। और अमेरिका कभी ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन अंततः सभी प्रकार के बैन के बाद भी भारतीय वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत के बाद हमने इसे स्वदेशी तकनीक पर विकसित कर लिया। तो सर्वाधिक दक्षता है, उच्च निकास वेग, बहुत तेज वेग उपलब्ध कराता है और तेज वेग के कारण ये भारी पेलोड ले जाने की क्षमता, पेलोड मतलब भारी से भारी उपग्रह ले जाने की क्षमता, और इसीलिए हमारा GSLV बाहुबली रॉकेट बना 4.5 टन तक के वेट को ले जा सकता है। लेकिन तकनीक बहुत जटिल है। एक तरफ दोनों द्रव ईंधन न्यूनतम तापमान पर होंगे और उसके बाद जब आप इसे बर्न करेंगे तो तापमान बढ़ेगा। तो एक तरफ न्यूनतम तापमान और एक तरफ अधिक तापमान को बैलेंस करना जटिल तकनीक है और यहाँ पर विशेष रूप से तापमान में नियंत्रण रखना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन सफल हैं हम इस पर। द्रव ईंधन जो है, इसकी अगर हम बात करें कि कितना तापमान, तो -253 डिग्री सेल्सियस का तापमान है और द्रव ऑक्सीजन लगभग -183 डिग्री सेल्सियस का तापमान है। यानी कि तापमान इतना न्यून है कि -253 और -183 डिग्री सेल्सियस। GSLV का क्रायोजेनिक इंजन जो ऊपरी चरण में है, 3rd स्टेज में है, उसमें हम इसी का उपयोग करते हैं। तो ये हमारे अपने कुछ प्रक्षेपण यानों की कुछ खास बातें रहीं और यहाँ से हमने आज अपने इस विषय में, अपने इस टॉपिक में, जो कि हमारा पहला टॉपिक था, हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और उससे जुड़े हुए उन प्रश्नों पर बात करी जो कि UPSC बना चुका है। वीडियो के अंत में मैं आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न लेकर आया हूं जिसको आपको पढ़ना है और इस वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप इस उत्तर को सफलतापूर्वक करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रश्न और इस वीडियो के समाप्ति के बाद आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आगे भी ऐसी ही हम इस सीरीज़ के साथ बहुत सारे और वीडियोज़ लेकर आने वाले हैं। तो आज की तरह से आप बने रहिए साथ और बहुत सारे टॉपिक्स पर चर्चा होने वाली है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।